हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भारत का संवैधानिक विकास। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि हम किस क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास, यह जो टॉपिक है वो दो सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ा जाता है, यानी कि इतिहास में पढ़ा जाता है, संविधान के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है और संविधान के विकास में भी इसका काफी महत्व है। यानी कि समय समय पर अधिनियम आए, वो अधिनियम संविधान के लिए एक आधारशिला के रूप में काम करते हैं, इसलिए संवैधानिक महत्व भी है। हम यहाँ पर संवैधानिक विकास के तौर पर ये संविधान पढ़ते हुए शुरुआत कर रहे हैं इसकी, लेकिन इसका एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड जानना जरूरी है। बिना ऐतिहासिक बैकग्राउंड को जाने हुए हम इन्हें नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे ऐतिहासिक बैकग्राउंड का और उसके बाद शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी का गठन हुआ। प्राइवेट लोगों यानी कि प्राइवेट व्यापारियों द्वारा इस कंपनी का गठन किया गया था। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार द्वारा यानी कि रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इसे व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये हुआ कि अब ब्रिटेन से दूसरी कोई कंपनी नहीं जाएगी जो भारत से व्यापार करे। आप जाइए और भारत से व्यापार करने के लिए आपको एक अधिकार प्रदान किया जाता है। अब वो वहां से आ गए। तो यहाँ पर हम इतिहास में पढ़ेंगे कि इसी समय इस कंपनी का गठन क्यों हो रहा है और फिर यहाँ भारत आ जाने के बाद किस तरह से वह अन्य कंपनियों के साथ संघर्षरत हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आए व्यापार करने के लिए, लेकिन आगे चलकर शासन सत्ता पर भी अपना हाथ आजमाने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर शासन सत्ता पर भी हमारा अधिकार होगा तो हमें व्यापार में और अधिक लाभ होगा। इसलिए उन्होंने बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया और बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप के फलस्वरूप 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। और आगे चलकर परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और उस बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर के युद्ध में आपको पता ही है कि एक तरफ अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का आपदस्थ नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलमगीर थे, और एक तरफ अंग्रेज जिसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो कह सकते हैं कि इन तीनों को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने। हालांकि सेना एक ही थी, अवध की एक ही सेना थी। कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं कि तीनों संयुक्त सेनाओं को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, जबकि इतिहास में हम पढ़ रहे होंगे कि सेना केवल अवध की थी, शाह आलमगीर और मीर कासिम तो केवल शामिल थे, उसमें सेना नहीं थी उनके पास। तो कुल मिला के यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। इसके पश्चात अब चूंकि शाह आलमगीर भी परास्त हुए थे, भले ही सेना नहीं थी लेकिन वो स्वयं तो थे, तो फिर उनसे संधि हुई, उनसे और अन्य यानी कि बंगाल के नवाब से भी और अवध के नवाब से भी। वह संधि जो है वो इतिहास में इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये बात समझिए कि 1757 की प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव हो रहा है। रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा है अंग्रेजी सेना का, लेकिन उसके बाद वह लंदन चला जा रहा है। यानी कि 1764 के बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, हेक्टर मुनरो है। लेकिन जैसे ही 1764 में युद्ध जीत लिया जाता है और बात संधि की आती है, तो फिर रॉबर्ट क्लाइव को ही लंदन से बुलाया जाता है, क्योंकि वह चतुर व्यक्ति था और संधि करने के लिए, संधि के प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए किसी चतुर व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की
सहारनवती से उसने यानी कि मुगल सम्राट से उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी अधिकार का तात्पर्य क्या हुआ कि कर वसूलने का अधिकार उसने मुगल सम्राट से प्राप्त कर लिया। अब इतिहास में हम ये बात भी जान रहे होंगे कि जब नियंत्रण स्थापित हो ही गया, युद्ध में हम जीत ही गए, तो इस तरह से किसी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी कि मुगल सम्राट से अब दीवानी अधिकार प्राप्त किए जा रहे हैं, जबकि वो तो युद्ध में हार ही गए। इनका बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो ही गया। फिर भी अंग्रेजों का काम इस तरह से कानूनी तौर पर जरूर चलता था कि कल को कोई ये ना पूछे कि आप बंगाल में कर क्यों वसूल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने पूछ लिया कि बंगाल में आप कर क्यों वसूल रहे हैं, तो वो एक कानूनी दस्तावेज बता सके कि हम बंगाल में कर इसलिए वसूल रहे हैं क्योंकि मुगल सम्राट, जो कि पूरे भारत का सम्राट है, उसने हमें ये अधिकार दिया है। इसलिए तो वह इतने लंबे समय तक शासन कर पाए, क्योंकि वो आधार बहुत मजबूत रखते थे, इंतजार करना जानते थे। इंतजार करने का मतलब क्या हुआ कि 1600 में आ रहे हैं, लेकिन प्लासी का युद्ध हो रहा 1757 में, यानी कि 157 साल बाद वो इंतजार करना जानते थे, और जब परिस्थितियां उनके अनुकूल होती थी तभी वो प्रहार करते थे या फिर अपनी रणनीतियों को लागू करते थे। तो 1765 की इलाहाबाद की संधि में जब दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, अंग्रेजों से तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, तो फिर उनके मन में यही प्रश्न कि अब दीवानी अधिकार प्राप्त हुए तो इन अधिकारों का उपयोग कैसे किया जाए, यानी कि आखिर कर वसूला कैसे जाए। तो कर वसूलने की प्रक्रिया के तौर पर उन्होंने द्वैध शासन को लागू किया। ये द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन मतलब ये हुआ कि सीधे तौर पर उन्होंने बंगाल के शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उन्होंने ये सोचा कि हमें व्यापारिक एक अधिकार मिला हुआ है, व्यापार करने के लिए चार्टर अधिकार मिला हुआ है ब्रिटेन की सरकार की तरफ से। संभव है कि हम यहाँ पर जैसे ही शासन करेंगे तो हम पर रेगुलेशन बढ़ जाएगा। किसका? ब्रिटिश सरकार। ऐसा रॉबर्ट क्लाइव का सोचना था कि यदि हम शासन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करेंगे तो ब्रिटेन की सरकार का रेगुलेशन कंपनी पर शुरू हो जाएगा। इसलिए उसने द्वैध शासन जैसी एक प्रणाली को अपनाया। हालांकि इसके और भी कारण हैं, हम इतिहास में इस बात को पढ़ेंगे कि और क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये समझें कि द्वैध शासन लागू हो गया। केवल और केवल अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में कर वसूलने का काम रखा और वो कर वसूलते थे और नवाब अपना शासन करता था। इसी को द्वैध शासन कहा गया। लेकिन जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आ रहा है, जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आ रहा है 1772 में, तो उसमें इस द्वैध शासन की प्रणाली से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। उसका मानना यह है कि द्वैध शासन ना होकर क्या होना चाहिए? पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए बंगाल पर। तो पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। नवाब का पद भी समाप्त हो गया और अब अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही बंगाल का पूर्णतः शासन कर रहे हैं। तो बात वही हो गई कि रॉबर्ट क्लाइव को क्या डर था कि अगर हम पूर्ण रूप से शासन करेंगे तो रेगुलेशन शुरू होगा। बिल्कुल रेगुलेशन शुरू होगा। तो वही हुआ कि अगले ही साल यानी कि 1773 में रेगुलेशन एक्ट आ गया। ये पहला एक्ट था जो कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था। ऐसे और भी एक्ट पारित किए गए, यानी कि समय समय पर कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए भारत पर जो कंपनी का शासन था, भारत पर शिकंजा कसने के लिए समय समय पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम भेजे, एक्ट भेजे। उन्हीं एक्ट को हम संयुक्त रूप से भारत का संवैधानिक विकास कहते हैं, क्योंकि वो सारे अधिनियम भारत के संविधान के निर्माण में एक आधारशिला का काम कर रहे थे। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला कंपनी का शासन
और उसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन, यानी कि 1773 से 1758 तक, माफ कीजिएगा 1773 से 1858 तक हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन, और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन। दो भागों में उसे हम पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले हम कंपनी के शासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस कंपनी के शासन के अंतर्गत पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ब्रिटेन की सरकार ने भेजा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो वही बात है कि क्या प्रावधान हो सकते हैं उसके। तो देखिए, कारण मैंने बता दिया कि 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आ रहा है। अब हम उसके थोड़े से प्रावधानों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से हो गई। कि अब कंपनी के जो भी कार्य हो रहे हैं व्यापारिक, तो ठीक है, लेकिन शासन के अंतर्गत भी जो कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों की जानकारी जो है ब्रिटिश संसद को आपको उपलब्ध कराना होगा। यह संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। उसके अलावा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए, जनरल का मतलब होता है बड़ा, ये समझ सकते हैं आप। अब बड़े का मतलब क्या होगा कि पहले जो तीन प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक गवर्नर होता था कंपनी का। तीनों ही गवर्नर की शक्तियां समान थी, तीनों प्रेसिडेंसियां समान थी। लेकिन अब क्या किया, इस अधिनियम के माध्यम से बाकायदा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया कि भाई आपके अधीन है अब अन्य दो गवर्नर, यानी कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, यानी कि बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बना दिया गया। उसके अलावा गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी बना दी गई। इस 4 सदस्यीय कार्यकारिणी के साथ मिलकर ही गवर्नर कार्य करता था। कोई भी कानून बनाना है, अन्य कार्य करना है, निर्णय जो थे वो बहुमत से लिए जाते थे। इसके आगे अगर हम बात करें तो यही कि 1774 में कलकत्ता में इसी अधिनियम के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया। इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश होते थे और इस प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम जो था वो एलिजा एम्पे था। ये कि फैक्ट के रूप में आपको यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा निजी व्यापार पर, यानी कि कंपनी के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि एक अनुशासन कंपनी के व्यापार में आ सके। निजी व्यापार का मतलब ये रहता था कि जो कंपनी के अधिकारी होते थे वो खुद निजी व्यापार करते थे व्यक्तिगत फायदे के लिए, रिश्वत भी लेते थे व्यक्तिगत फायदे के लिए। इससे क्या है कि कंपनी के व्यापार और शासन को क्या होता था, घाटा लगता था। तो पहले तो ये सब चल गया, लेकिन अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया है और ब्रिटिश सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। इस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसमें 4-5 बातें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद जो था वो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट दरअसल 1781 में आया और यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी रह गई थी उसे दूर करने के लिए आया। यानी कि उसमें ये तो कह दिया कि बंगाल का गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल होगा, यानी कि अन्य दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया। लेकिन ये बात नहीं कही कि विधि बनाने का अधिकार भी किसके पास है, बंगाल के पास ही है। वह तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए विधि बना सकती है। ऐसी बात जो थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं थी, तो वो एक कमी रह गई थी। सरकार को लगा, यानी ब्रिटेन की सरकार को लगा कि वह कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 भेज दिया। केवल इतना आपको याद रखना है। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्यों आ रहा है? जब 81 में सेटलमेंट कर दिया, यानी कि 1773 के अधिनियम में जो कमी रह गई थी उन्हें पूरा कर दिया, तो एकदम से फिर इतनी जल्दी किसी अधिनियम की आवश्यकता क्या पड़ी? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसी समय अमेरिकन क्रांति संपन्न हो रही है।
अब अमेरिकन क्रांति संपन्न हो रही है। आपको पता होगा कि अमेरिका जो था तो भारत की ही तरह ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, यानी कि ब्रिटेन का शासन था, या कह सकते हैं कि ब्रिटेन का गुलाम था, ये कह सकते हैं। तो ब्रिटेन का एक उपनिवेश अमेरिका भी था, ये कह सकते हैं कि काफी प्राचीन उपनिवेश था। लेकिन अमेरिका पर शुरुआत से नियंत्रण स्थापित नहीं किया, कठोर नियंत्रण स्थापित नहीं किया, और आगे चलकर जब उस पर नियंत्रण स्थापित किया तो फिर उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की और अमेरिका फाइनली स्वतंत्र हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि जब अमेरिकन उपनिवेश ब्रिटेन की सरकार के हाथ से निकल गया तो उनके मन में यही प्रश्न आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कि आखिर अमेरिका का उपनिवेश हमारे हाथों से क्यों निकल गया। उनने जब अपनी पुरानी बातों को याद किया तो उन्होंने ये जाना कि आखिर इसलिए अमेरिकन उपनिवेश हमारे हाथों से निकल गया क्योंकि अमेरिका पर हम प्रारंभ से ही कठोर नियंत्रण नहीं रख पाए। तब क्यों नहीं रख पाए थे? क्योंकि उस समय इंग्लैंड में खुद संघर्ष चल रहा था संसद और राजा के बीच, जो कि इंग्लैंड की क्रांति के बाद ही समाप्त हो गया। अब ये सब विश्व इतिहास में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक संक्षिप्त आप लिंक समझ लीजिए कि जब संसद और राजा का संघर्ष इंग्लैंड में खत्म हो गया, इंग्लैंड में अच्छा शासन आ गया, तो फिर उन्हें लगा कि अमेरिका भी तो हमारा उपनिवेश है, क्या वहां से हमें कोई फायदा हो रहा है? फायदा नहीं हो रहा है तो वहां थोड़ा सा नियंत्रण बढ़ाओ, फायदा लेकर आओ। तो जब वहां पर नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया तो अमेरिका के लोगों ने कह दिया कि आप यहाँ पर कर लगाने का अधिकार नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ब्रिटिश संसद में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो सब तो ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करते हैं, अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसका मतलब आपको कैसे अधिकार हो सकता है कि जिस ब्रिटिश संसद में कोई भी अमेरिका का प्रतिनिधि नहीं है तो अमेरिका पर कर लगाने का अधिकार उस ब्रिटिश संसद को कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकन क्रांति में ये नारा बहुत फेमस हुआ। शुरुआत में इस बात को ब्रिटेन की सरकार ने नहीं माना, इस मांग को नहीं माना। तो क्या हुआ? यह मांग जो है आगे बढ़कर स्वतंत्रता पर चली गई, यानी कि अभी वो प्रतिनिधित्व मांग रहे थे, रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे कि ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधि होना चाहिए अमेरिका का, लेकिन अब वो स्वतंत्रता मांग रहे हैं और आगे चलकर फिर वो स्वतंत्र भी हो रहा है। 1776 में पोस्टेंटी पार्टी हो रही है। तो वही बात है कि जब वो स्वतंत्र हो गए तो इस बात का एनालिसिस किया गया कि शुरुआत से अगर नियंत्रण रखा गया होता तो यह स्थिति नहीं आती। और दूसरी बात ये कि अमेरिका के लोग जो थे वो कोई ऐसे नहीं थे कि बिना पढ़े लिखे लोग थे, वो सभी वही लोग थे जो यूरोप से ही गए हुए थे, यानी कि वो पुनर्जागरणकालीन प्रबोधनकालीन विचारधाराओं से परिचित थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो ब्रिटिश सरकार को यह भी महसूस हुआ कि जब वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो उनकी कुछ मांगों को हमें मान लेना चाहिए, यानी कि शुरुआत में वो रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, अगर हम वही दे देते तो फिर मांग स्वतंत्रता की नहीं उठती और हम अमेरिका पर थोड़ा और समय तक शासन कर पाते। तो उन्होंने दोहरी नीति अपनाई। उन्होंने सोचा कि जो हमारे श्वेत उपनिवेश हैं, श्वेत उपनिवेश का मतलब क्या हुआ? कि श्वेत उपनिवेश का मतलब है जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये श्वेत उपनिवेश है। श्वेत उपनिवेश का मतलब ये हुआ, उन्होंने सोचा कि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पुनर्जागरणकालीन चिंतन से परिचित हैं, तो वो लोग कुछ मांग करेंगे तो हमें उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? उनकी मांग को थोड़ा बहुत मानते रहना चाहिए। और अश्वेत उपनिवेशों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शुरू से ही कठोर नियंत्रण। क्यों? क्योंकि वो तो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अशिक्षित हैं, प्रबोधनकालीन चिंतन से परिचित नहीं है, पुनर्जागरण से परिचित नहीं है, तो उन पर शुरू से ही हमें कठोर नियंत्रण स्थापित करना होगा। तो वही बात है कि भारत कैसा उपनिवेश था? अश्वेत उपनिवेश था। तो भारत पर उन्हें क्या करना था? कठोर नियंत्रण स्थापित करना था। वही कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है। तो कहते हैं कि अमेरिका की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने उतने बड़े उपनिवेश को तो खो दिया,
लेकिन अपने विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य को बचा लिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को खोने के बाद उन्हें सीख मिल गई और इस सीख को उन्होंने भारत जैसे उपनिवेशों पर, कनाडा जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे, न्यूजीलैंड जैसे उपनिवेशों पर लागू किया। तभी जाकर तो कनाडा पर 1930 के दशक तक वो शासन कर पा रहे हैं। भारत जैसे उपनिवेश पर 1947 तक शासन कर पा रहे हैं। अफ्रीका के बहुत सारे उपनिवेश 60 के दशक तक शासन कर पा रहे हैं। तो वो इसी नीति का परिणाम है जो अमेरिकन क्रांति से सीख लेकर उन्होंने अपनाई, और उसी नीति का परिणाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब बातें किताबों में लिखी हुई कि इस एक्ट के माध्यम से ये हुआ वो हुआ, तो ये पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है यहाँ पर कि वही चीज आपको एक बार लिख के बता दूंगा बोर्ड पर कि देखिए वही बात तो किताब में लिखी है, वही बात मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख के बता दूं। मेरा उद्देश्य ये है कि कोई भी घटना अगर हो रही है इतिहास में तो उसकी कोई वजह है, उसके कुछ अन्य परिणाम भी हैं, तो उन सभी वजहों को यानी उन सभी कारणों को, उन सभी परिणामों को हम समझें, लिंक के साथ समझें, ताकि आप उन्हें याद रख पाए, ना केवल याद रख पाए बल्कि कॉन्सेप्ट को समझते हुए, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तब तक बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। फैक्चुअल प्री अकेला ही नहीं निकाल लेना है कि एग्जाम निकालने का मतलब प्री से, प्री निकाल लेने से नौकरी तो नहीं मिल जाएगी ना। तो यहाँ पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वहां पर दोहरे प्रशासन और द्वैध शासन कह सकते हैं कि प्रारंभ हो गया। दोहरा प्रशासन का मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये क्या करते थे, ये पहले तो होते कौन थे, तो इनका चुनाव होता था। जो कंपनी के शेयर धारक होते थे, शेयर होल्डर होते थे, वो इनको चुनते थे। इनका काम होता था कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख करना, उन पर नियंत्रण स्थापित करना, जो व्यापारिक कार्य होते थे। एक नई संस्था का गठन किया गया, कंट्रोलर बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था। तो बात वही है कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि जो कंपनी का शासन भारत पर है उस पर नियंत्रण स्थापित करना। तो व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शासन के मामलों की देखरेख के लिए कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसलिए इसे दोहरा प्रशासन कहा गया। अब एक चीज देखिए, मैं द्वैध शासन क्यों कह रहा हूँ कि भारत पर द्वैध शासन पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से लागू हुआ। द्वैध शासन इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी का प्रत्यक्ष शासन तो भारत में है ही, लेकिन इस कंट्रोलर बोर्ड का गठन करने के साथ ही अब ब्रिटिश सरकार का एक अप्रत्यक्ष शासन को वहीं से बैठकर कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे भारत पर द्वैध शासन कह रहे हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के पश्चात 1793 का चार्टर एक्ट आ रहा है। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी थे उनके वेतन वगैरह का जो भार है वो भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनका वेतन न देकर कौन वेतन दे रहा है, भारत ही वेतन दे रहा है, मतलब भारतीय राजस्व से ही उनका वेतन दिया जा रहा है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो अधिनियम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है उन अधिनियमों के बारे में हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो कम महत्वपूर्ण है उनको हो सकता है कि हम ना ही पढ़ें या फिर हो सकता है कि हम थोड़ा ही संक्षिप्त चर्चा उस पर करें। जैसे 1793 का चार्टर अधिनियम जो है वो बहुत कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इतिहास के अंतर्गत धन के बहिर्गमन का सिद्धांत पढ़ रहे होंगे कि आखिर जो दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया कि भारत का जो पूरा धन है वो कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, तो वो किस किस माध्यम से जा रहा है, उस माध्यम को जब हम पढ़ेंगे तो एक माध्यम यह भी होगा कि कर्मचारियों का वेतन वगैरह जो है वो भारतीय राजस्व पर है, इसलिए भारतीय राजस्व से उनको वेतन मिल रहा है, वो फाइनली कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। तो वही चीज है, क्योंकि धन का बहिर्गमन का सिद्धांत मेंस में पूछा गया है, उसमें पूछा जाता है कि धन का बहिर्गमन क्या है और कौन कौन से ऐसे माध्यम थे जिन माध्यमों से भारत का धन जो था वो ब्रिटेन
जा रहा था, तो यह भी एक माध्यम। तो मेंस में आंसर राइटिंग करते समय आपको ये बात महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। तो जो बातें आपके प्री और मेंस और यहाँ तक कि इंटरव्यू के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी, वो सब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके अगले लेक्चर में हम 1813 का 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे होंगे। वो दोनों ही एक्ट जो है वो औद्योगिक क्रांति को ही समर्पित है, ये मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ। इस क्लास में इसलिए कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि औद्योगिक क्रांति को भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। अभी इस लेक्चर से संबंधित जो भी डाउट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, और जो भी अन्य जानकारी है हम अपने इंस्टा पेज पर और फेसबुक पेज पर उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।